नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोहित्रा दादा और हम बात करने वाले हैं भारत में जेन जी क्यों नहीं कामयाब हो सकता है। उसके पीछे मैथमेटिकल बहुत सारे रीजंस हैं, एक एक करके हम इलाबोरेट करेंगे। अंत तक बने रहेगा। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद, सबको सादर नमस्कार। मैं सीधे ही मुद्दे पे आ जाता हूं। तो ये जो बार बार अमेरिकी तंत्र या कुछ विदेशी तंत्र टूल किट बनाते हैं, नेपाल जैसे देश में या बांग्लादेश जैसे देश में वो लोग कामयाब भी होते हैं कि लोगों को भड़काओ किसी एक मुद्दे पे, जो हो सकता है वो करेक्ट मुद्दा हो, मुद्दा वास्तव में हो, लोगों को परेशानी हो, फिर उसको केंद्र करके वहां के युवाओं को भड़काओ, उनको सड़क पे उतारो, एक अस्थिर वातावरण क्रिएट करो और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनका तख्ता पलट कर दो। ये एक उनका सो कॉल्ड पीसफुल रेजिम चेंज की पद्धति है। ठीक है, तो यही कोशिश जो है हम देखते हैं बारंबार भारतवर्ष में भी इसको किया गया है। आप लोगों को याद होगा कि कोविड के इर्द गिर्द वो दो चीज हुए थे, एक एंटी सीए प्रोटेस्ट जिसमें दिल्ली का एक कोना, पूर्वी कोना जो है, दक्षिण पूर्वी कोना, वो 1.5 साल तक बंद था, मेन आर्टरी को बंद करके रखा था। फिर वो अपने आप ही डिस्पर्स हो गए, सरकार को भी कुछ खास करना नहीं पड़ा क्योंकि वो कोविड का वक्त था, तो सब भाग गए। दूसरा वो फार्मर प्रोटेस्ट, वो मर्सिडीज वाले फार्मर आ गए थे दिल्ली में अपने ट्रेलर्स लेके, ट्रैक्टर्स लेके, और काफी तांडव वांडव किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी डिस्पर्स तो नहीं कहूंगा, वो भी थक मान के ही निकल गए, वो फुस हो गया वो आंदोलन। तो इसमें हम देखते हैं कि लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार कुछ कहती क्यों नहीं है, कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठाती, इनको ये अराजकता क्यों फैलाने देते हैं आंदोलन के नाम पे। तो देखिए, उसमें 2-3 विवादास्पद हम दृष्टिकोण रख सकते हैं। एक ये हो सकता है कि करने दो, थोड़ा सा जो एंगर है वो डिफ्यूज हो जाएगा, प्रेशर कुकर की तरह, सेफ्टी वाल्व, सीटी बच जाएगी, उसके बाद अपने आप ही ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है, ये पद्धति वैसे इस विशाल देश को चलाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगा ही। जो समाज का ढांचा है उसमें कोई ना कोई तबका जो है कभी ना कभी विक्षुब्ध होगा ही, कोई ना कोई राज्य या प्रांत भी वो हो सकता है। तो हमेशा हम उसको डंडा मार के ठीक नहीं कर सकते। एक विख्यात फ्रेंच दार्शनिक थे, उनका नाम है अल्थुसर। आप लोग देख सकते हैं, ALTHOUSER, या SSER, अल्थुसर। लेकिन उनका वक्तव्य ये था कि राज्य के पास 2 पद्धतियां होती है क्राउड को कंट्रोल करने का, मासेस को कंट्रोल करने का। एक है जिसको कहते हैं RSA, यानी रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। रिप्रेसिव का मतलब है डंडे वाली, वो पुलिस वगैरह जो स्टेट के पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस जिसको हम कहते हैं, वो है। दूसरा होता है ISA, इडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। तो इडियोलॉजिकल का मतलब है सैद्धांतिक। तो आप कुछ मूल्यों को लेकर एक सिद्धांत बनाओ और लोगों को उसके द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करो। रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि कोई भी तंत्र जो है देश को बिना सिर्फ एक के या फिर दूसरे के हिसाब से नहीं चला सकती, दोनों को आपको लगाना पड़ता है। यहीं पे सोच बूझ है। आप एक अगर राजपुरुष हैं, एक स्टेट्समैन है, यही सोच और यही जो आपकी बुद्धिमत्ता है यहीं पे दर्शाता है कि आप कौन सी पद्धति को कब लगा रहे हो, ठीक तरीके से लगा रहे हो कि कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, तब जनता वाकई में भड़क उठती है, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब आते हैं ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये चल रहा था, बिरयानी और कचौड़ी खाने का सिलसिला पिछले 20-21 दिनों से, और अब वो लगभग तितर बितर हो गया है। कुछ इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ लोग मुझको कह रहे थे, देखिए जेनजी के लोग तो अब आ रहे हैं, 10,000 हजार लोग वहां पे आ रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी रूप से नहीं आ रहा, और वही लोग वापस अगले दिन नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक इंटरमिटेंट सा, क्योंकि मीडिया ने इसको एम्पलीफाई कर दिया था, इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी जिसमें वो माहिर हैं। तो जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, मीडिया में जो एम्बेडेड है लेफ्टिस्ट तंत्र के लोग, वो उसको बोल रहे थे। तो लोगों को जिज्ञासा भी होती है, कौतूहल भी होता है, उसके वजह से काफी लोग आ रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है। इसलिए दिन में 5,000 10,000 लोगों का आना कोई बड़ी बात नहीं है।
दिल्ली अकेले दिल्ली की जो आबादी है वो 2 करोड़ के आसपास है। मतलब मैं दिल्ली अगर राज्य या प्रांतीय हिसाब से देखूं तो 10,000 लोग का आना क्या बात, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वांगचुक अपना अनशन कर रहे थे उनको तो एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसके तहत अगर आपके लाइफ को थ्रेट है तो उसको आप उनको रिमूव करके अस्पताल ले जा सकते हैं, और वही किया गया है। लेकिन मैं आज आप लोगों का दृष्टि किसी और डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको गहन मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, कुछ नंबर्स मैंने देखे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टूल किट जिसको कहते हैं, जो बारंबार अदृश्य राज्य के लोग या सीआईए या कोई भी ऐसे फोर्सेस हो जो कोशिश करते हैं भारतवर्ष में, वो विफल क्यों होता है। ये जेनजी का मामला लेके मैं एक उदाहरण आपको दूंगा और उससे बात एकदम साफ हो जाए। तो आप देखिए कि भारतवर्ष में जेनजी के लोग कितने हैं। जेनजी कौन है? 1997 97 ही होता है ना, हाँ सही बोल रहा हूं। तो 1997 से लेके 2012 के बीच में जो लोग जन्मे हैं इन 15 सालों में, वो व्यक्ति जेनजी माना जाता है। ठीक है, तो अब उसकी संख्या कितनी है भारतवर्ष में? कुछ आंकड़ों में बताया जाता है कि वो 492 मिलियन यानी कि 39.2 करोड़ है। लेकिन जो एक कंजर्वेटिव नॉर्मल एस्टिमेट है वो 360 और 370 मिलियन यानी 36-37 करोड़ के आसपास बैठता है जो जेनजी है। ओके, अच्छा, अब ये जेनजी जो है ये एक कोई मोनोलिथिक नहीं है, मतलब एक हर कोई जेनजी में जो भी है वो एक रेजिमेंटेड एक ही प्रकार का होगा, एक ही सोच रखता होगा, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष इतना विशाल और विविध देश है, इतने हमारे फ्लेवर्स हैं जाति के, तो जेनजी भी कई तबकों में बंटा हुआ है। और उसमें से एक मैं बड़ा डिवीजन में लूंगा जिसको मैं कह रहा हूं अर्बन जेनजी वर्सेस सेमी अर्बन एंड रूरल जेनजी। अब जाहिर है कॉमन सेंस है और मैंने उसका एस्टिमेट निकाला भी है कि अर्बन में किसको कह रहा हूं, ऐसे वो लगभग 60 अर्बन सेंटर्स है इंडिया में जिनको अर्बन माना जा रहा है, और हमारे पास 6 मेट्रोज हैं। 6 मेट्रोज कौन से? दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता और चेन्नई। ठीक है, ये 6 मेट्रोज हैं। अब 6 मेट्रोज में 27 लोकसभा की सीट है। ओके, और ये जो बाकी मैंने बताया उसमें लगभग 73, लगभग नहीं एग्जैक्टली 73 सीट्स यानी 100 सीट्स, 100 लोकसभा के सीट जो है वो अर्बन सेंटर्स में आते हैं। अब यहां पे जेनजी की संख्या कितनी है? मैं सिर्फ अर्बन की बात कर रहा हूं। उसमें जेनजी की संख्या है लगभग 20 मिलियन। अगर मैं अपना एक स्पेशल मापदंड है जिसको मैं लूंगा, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा है कि वो 360-370 मिलियन में से कितने ये शहरों में रहते हैं। मैंने ये देखा है कि कौन से जेनजी के लोग हैं जिनको मैं अर्बन जेनजी की तरह कैटेगराइज कर सकता हूं, और वो कैटेगराइजेशन क्या आएगा उससे आप लोगों को नंबर बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो कैटेगराइजेशन है वो लोग जिनके दोनों माता पिता काम करते हैं या हाउस होल्ड इनकम जो है 40 लाख के आसपास है, यानी कि ये लोग ज्यादातर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन अच्छे निजी स्कूल में या अच्छे केंद्रीय विद्यालय में प्राप्त कर चुके हैं, या उसके आगे जाके अच्छे कॉलेजों में, अच्छे विद्यालयों में या तो लिबरल आर्ट्स या स्टेम के कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं या खत्म करके नौकरी पे लगे हैं, जस्ट अबाउट लगे हैं। ठीक है, ये हो गया जेनजी का डेफिनेशन। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो वही नंबर 20 लाख बनता है। मैं सिर्फ अर्बन सेंटर्स की बात कर रहा हूं, जो लोग अपने आप को जेनजी कहने में भी गर्व महसूस करते हैं और जेनजी की तरह जो वैश्विक जेनजी है उनकी तरह बिहेव करते हैं। ये वैश्विक जेनजी का उसमें कहीं पे एक वोकपना, कहीं पे हर चीज को क्वेश्चन सवाल करने का एक प्रबुद्धता उनका एक टेंडेंसी है। दूसरा, वो लोग जनरली बहुत ऊंचे तबके से आते हैं, अपर मिडिल क्लास टू रिच, इसलिए उनके पास खाली समय भी बहुत होता है। नौकरी ना भी हो तो उसके लिए विशेष चिंता नहीं है। वो लोग समय लेके अपने आप को फाइंड करते हैं, अपने आप को खोजते हैं, खुद की खोज में निकल चुके होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं भारतवर्ष में 20 लाख हैं, और ये जो 100 सेंटर मैंने बताया इन्हीं में ये लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो आप लोग देखते हैं बीच बीच में ये रैलीज निकल रही हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, जिंदल से, अशोका से, जेएनयू से, पुणे यूनिवर्सिटी से, ये यही लोग हैं, यही लोग आके प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, मैं इनको
ये मेरा उनके प्रति कोई विपरीत मनोभाव नहीं है, मैं बता रहा हूं, नंबर बता रहा हूं कि ये है नंबर। दूसरी बात है कि मैंने बताया आप लोगों को कि 100 लोकसभा के सीट्स हैं। ओके, अब ये जो मुद्दा अभी उठाया गया उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि उसका मतलब क्या बनता है, उन 100 सीटों पे क्या असर पड़ सकता है। मुद्दा क्या उठाया गया कि नीट का जो एग्जाम है उसमें भारी घोटाले हुए, प्रॉब्लम्स हुए, पेपर्स लीक हो गए वगैरह वगैरह। तो अवश्य उसमें एक क्या कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फेलियर है, गवर्नेंस में फेलियर है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उनको मैं अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं मानता। भाजपा के कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये ओडिशा का जो पूरा राजनैतिक तंत्र है वो धर्मेंद्र प्रधान जी ही देखते हैं, वही उसको चलाते हैं, वो एक बहुत बड़े मुख्य पात्र हैं उसके। तो उनके अपने राजनैतिक कंपल्शंस हो सकते हैं इनको रखने का, या फिर अभी के अभी लोगों के डिमांड से उनको इस पद से ना हटाने का, उसको मैं परे रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नीट इनका मुद्दा था। इसी बात पे वांगचुक जो है आके अपना अनशन उसने किया, और दीपके वगैरह जो सारे सीजेपी के थे उन्होंने बोला कि ये बड़ा मुद्दा है, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी। तो अब देखते हैं नीट, उसके नंबर्स लेते हैं। कितने लोग नीट देते हैं हर साल? 22.8 लाख लोग। ठीक है, ये टोटल नंबर है, आप लोग देख लेना। रफली 23 लाख। हाँ, रफली 23 लाख लोग, 23 लाख। हाँ, मैं वो 22.8 जो है मैं एवरेज लेके बता रहा हूं, मैंने 3 साल का आंकड़ा लेके एक एवरेज किया, तो वही 22-23 लाख लोग देते हैं। अच्छा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि लोग कम से कम तीन अटेम्प्ट लेंगे, तो किसी एक साल आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 68.4 लैक्स, 68.4 लाख का फिगर बनता है। मैं बहुत लिबरली बोल रहा हूं कि हर एक व्यक्ति 3 बार देगा, ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ लोग तो निकल जाते हैं। टोटल जो सीट्स हैं उसके हिसाब से देखें तो 2 लाख तो उसमें चले गए। ठीक है, तो मतलब प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज सबको मिला के, तो हर साल अगर वो 3 से मैं गुना कर देता हूं तो 68.4 लाख लोग बनते हैं। तो ये लोग विक्षुब्ध हैं मान लेते हैं, क्योंकि इनको नीट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इनके जो माता पिता हैं उन पे असर पड़ रहा है, और उनके कुछ चाचा चाची नाना नानी जो भी है उन पे असर पड़ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय अ फैक्टर ऑफ 3 और 4, तो कुछ 2.5 करोड़ का एक नंबर बनता है, जो लोग डेफिनेटली सारे वोटर्स हैं। क्योंकि जेनजी में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, आधे से ज्यादा वो वोटिंग श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई 1997 से लेके 2012 का वो पकड़े, 2012 वाले तो 14 ही साल के हैं, लेकिन जो 2008 के पहले के हैं वो सारे 18 प्लस हैं, तो वो वोटर्स कैटेगरी में आ गए। ठीक है ना, तो आधे से ज्यादा वो वोटर्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो जो 2.5 करोड़ है, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आधे से ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा सारे वोटर्स है। ठीक है, अब वोटिंग कितना होता है भारतवर्ष में? लगभग 2/3 लोग जाके अपना मतदान करते हैं, एवरेज अक्रॉस इंडिया, स्पेशली अर्बन सेंटर कभी भी 2/3 से ऊपर तो गया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 1.6 रफली 1.6 करोड़ पीपल, दे आर वोटर्स, जो आप कह सकते हो विक्षुब्ध हैं, क्योंकि नीट में भारी गड़बड़ी हुई है। ओके, वो भाजपा से चिढ़ चुके हैं। अब भाजपा इसको कैसे देखेगी? ये जो 1.6 करोड़ लोग हैं किसी एक साल में जो विक्षुब्ध हैं, अभी 2026 है, 2029 में चुनाव होने वाले हैं, मतलब 3 साल बाद। ठीक है, तो 3 साल बाद क्या ये सारे के सारे उसी प्रकार से विक्षुब्ध रहेंगे, या वो चलो यार अभी अपना लड़का या लड़की वो तो लग गया है, नीट बन गया है या कुछ हो गया या बाहर चला गया, आधे लोग तो उसमें ही निकल जाएंगे, कुछ लोग वैसे ही हाल छोड़ देंगे। ये ऐसे चल नहीं सकता है ना, ये एक आंदोलन की स्थिति। मैंने फिर भी सोचा है कि इनमें एक में से 5 में से एक व्यक्ति फिर भी बहुत ही घातक रूप से सरकार के विरुद्ध क्रुद्ध होगा। तो अगर 1/5 का नंबर लेते हैं तो कितना बनता है? 1/5 ऑफ 1.6, ठीक है, यानी बनता है 32 लैक्स, सॉरी 32 नहीं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 24 लाख, करेक्ट, 5 4 से 20 02 नहीं 32, करेक्ट बोल रहा हूं, 32 लाख लोग हैं। तो 32 लाख लोग जो हैं वो विक्षुब्ध रहेंगे। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि 32 लाख लोग जो हैं वो सारे के सारे क्या चुनाव में हिस्सा लेंगे? नहीं, वही 2/3 का रूल आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा।
ये विक्षुब्ध लोग हैं उनमें से 2/3, तो वो 2/3 हो गया, फिर 24 लाख। तो ये 24 लाख का एक नंबर बनता है, जो मान लीजिए जितने भी 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अर्बन, उसमें ये 24 लाख वोट भाजपा को नहीं पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि सबके सब विक्षुब्ध रहेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे, ठीक है। ये खिलाफत से भाजपा को 24 लाख वोटों का नुकसान होता है। अब मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, एवरेज वोटिंग विनिंग मार्जिन पिछले लोकसभा चुनाव में और उसके पहले वालों का भी अगर देखें तो 1.6 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है एवरेज विनिंग मार्जिन। तो वहां पे 24 लाख से क्या घंटा उखड़ जाएगा? अगर मैं ऐसे सोचूं, अगर एकदम मतलब ब्रूटली और क्लिनिकली और एकदम ऐसे इसको एनालाइज करूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उससे बेहतर है कि ये अपने आप ही डिफ्यूज हो जाए, आंदोलन आएंगे जाएंगे, लोगों को थोड़ा उबलने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा वो अपना वाष्प जो है निकाल पाएंगे। इसीलिए ये सरकार जो है हर एक आंदोलन पे वैसे रिएक्ट नहीं करती है। अगर आप वायलेंट आंदोलन कर रहे हो तो वो अलग बात है, उसमें हमारे पास सीआरपीएफ है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस के आर्म स्पेशल फोर्सेस हैं, तो उसका तो दमन हो सकता है, लेकिन ये वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि इनको उछलने दो, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर ये इलेक्शन साइकिल के आसपास होता है तो इफेक्ट ज्यादा होता है, अगर इलेक्शन साइकिल से काफी दूर है, जो कि अभी है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कई लोगों ने जो डिमांड किया कि मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं, अमित शाह जी कुछ बोलते क्यों नहीं, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो एकदम चुप क्यों है, वो इसीलिए चुप है क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये तो वो वाली स्थिति है जहां पे मैं कह रहा हूं कि सबके सब मोबिलाइज हो गए और सबके सब इस आंदोलन के पीछे भागेंगे, तब जाके ये असर पड़ता है, अदरवाइज कोई असर ही नहीं है। विच इज नॉट अ फैक्ट, क्योंकि इतने ही मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 24 लाख लोग, 24 के 24 लाख लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के लोग बहुत स्मार्ट हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है इस वक्त। एवरीबडी कैन सी द मैटर। सो अ गर्ल कॉल्ड मी ऑफ 16 years of age. She took my number, somebody known to her, and she called me, and then she asked me, मैम ये जेंजी वाले पागल क्यों हो गए हैं? तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा था, पागल क्यों हो गए? देन शी आस्क्ड मी कि भाई ऐसा क्यों, बांग्लादेश में क्या डिफरेंस था, नेपाल में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है? एंड देन शी वांटेड टू इंटरव्यू सम कांग्रेस बिगी, तो सम एनवायरमेंटल बिगी, आई वुडंट से कांग्रेस बिगी। तो मैंने मैं ना 2-3 चीजें पॉइंट्स मेरे रह गए हैं, मैं भूल जाऊंगा, मैं जरा बोल देता हूं, फिर आप टिप्पणी करें। पॉइंट नंबर 1 ये था कि देखिए ऑलरेडी भूलने लगा हूं। नंबर 1 है बांग्लादेश के साथ इंडिया और नेपाल के साथ इंडिया का कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश का जेंजी जो है वो धार्मिक रूप से वो है, रेडिकलाइज है, उनको उद्बुद्ध किया गया है, ठीक है, धार्मिक रूप से किया गया है। तो एक रिलीजियस फ्लेवर है जो भारतवर्ष के जेंजी में नहीं। नेपाल में जो है उनके यहाँ एक्चुअल मिस गवर्नेंस अक्रॉस मल्टीपल इश्यूज, एक इशू नहीं था वहां पे, तो वो वैसे ही बहुत खफा थे। और अभी देखिए बालेन शाह इज नॉट इफेक्टिव, तो जेंजी का आंदोलन फिर से चालू हो गया है नेपाल में। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है क्योंकि उसने जो नीतियां लगाई उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। जैसे मेरे चाय इंडस्ट्री में बढ़ा, 30,000 लोग नाउ आर आउट ऑफ वर्क, गार्डन्स आर शट। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो क्योंकि दे आर स्मॉलर, दे आर मोर मोनोलिथिक। वो एक मतलब एक तरह के लोग वहां पे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना भूल रहा हूं कि यहाँ पे जो ये 24 लाख 32 लाख कोई भी नंबर ले लो या 1.6 लाख करोड़ ही ले लो, यही लोग तो सोशल मीडिया पे इतना उबाल दे रहे हैं ना, यही लोग सोशल मीडिया पे उबाल दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको जो इंटेंसिटी नजर आती है वो वोट के उसमें इलेक्टोरल सक्सेस में परिवर्तित नहीं होता है। और मेरा ये हिसाब है, मैं ये नहीं मानता हूं कि ये करेक्ट दृष्टिकोण है, लेकिन मेरे हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, वो दे आर स्वेड मोर बाय इलेक्टोरल सक्सेस और फेलियर, दे डोंट रियली केयर सो मच। इतना करते हैं लेकिन इतना नहीं कि वो सोशल मीडिया में कुछ उछल रहा है तो उस पर रिएक्ट करना चालू कर देंगे। ये अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है। अच्छा, फाइनल एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया था, वो ये है कि मान लीजिए एक आंदोलन है जिसके पास कारण है, जैसे अफ्स्पा लगाया गया था मणिपुर में, वहां पे इरोम जया शायद उनका नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उन्होंने 18-20 साल अनशन किया, उनकी पॉपुलैरिटी मीडिया वालों ने काफी तेज करी थी, इंटरनेशनली उसको एक तूल दिया गया था उस मामले को, एंड लोकली ऑल्सो पीपल रेस्पेक्टेड हर। उनका अपना एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण था, उसमें एक वाजिब कॉज भी था, कह सकते मतलब आर्ग्यूमेंट से हम कह सकते। तो उनको लगा
कि अब मैं तो अच्छा, उन्होंने फिर अनशन तोड़ दिया क्योंकि अफस्पा तो अभी हट गया है, नॉर्थ ईस्ट में अभी लगा नहीं हुआ है, वो वहां पे शांति भी हो गई है, ठीक है। मणिपुर में अभी दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, उस समय की बात कर रहा हूं जब ये शांति हो चुका था और फिर से मणिपुर में प्रॉपर इलेक्शंस हुए। तो ये खड़ी हो गई इलेक्शन में, टोटल वोट उनको मिले 342 या उससे भी कम, ऐसे ही कुछ नंबर था। तो हमेशा जो आपको दिखता है या दिखाया जाता है एज सम ग्रेट सेंट और ग्रेट पर्सन हु इज डूइंग समथिंग, वो वैसा होता नहीं है। और मैं फाइनल पॉइंट सोनम वांगचुक के बारे में कहता हूं, सबने फैला हुआ है कि ये बहुत बड़ा प्रवर्तक है, इनोवेटर है। कहां प्रवर्तक है भैया? वो फिल्म में थ्री इडियट्स में फंगसुक वांग को दिखाया था कि वो 400 पेटेंट्स लेके बैठा हुआ है। ये आमिर खान ने खुद कहा है कि भाई हमें तो सोनम वांगचुक जी के अस्तित्व के बारे में ही पता नहीं था, वो बाद में जाके पता लगा जब हम शूटिंग हमने किया तब लोगों ने बताया ऐसा कोई व्यक्ति है। तो ये एक कैरेक्टर उनको दिखा जो जिसका उन्होंने रूपांतरण किया फिल्मों में, कि 400 पेटेंट वाला, जो चेतन भगत का अपना मनगढ़ंत एक कैरेक्टर, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है ना। एक्चुअली सोनम वांगचुक के पास एक भी पेटेंट नहीं है, 0 पेटेंट्स। वो ये कहता है कि मैंने कुछ इनोवेशंस किए हैं और उसको मैं ओपन सोर्स रखता हूं ताकि कोई भी उसका लाभ उठा सके। चलो ये अच्छी बात है, चलो इसको मान लेते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए उसको इतना बड़ा प्रवर्तक बनाया गया वो था आइस स्तूपा। आइस मतलब वहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है, तो एक प्रेसिपिटेटर से पानी को कैच करके वो ओवरनाइट फ्रीज होता है, तो एक स्तूपा बनता है, एक ऐसा इस टाइप का आकार, और उसमें वाटर को आप स्टोर करते हो, फिर उसी में से पानी को गला के आप मतलब आइस को गला के आप बर्फ को गला के पानी में रूपांतरित कर सकते हो। तो ये उसका था प्रकरण। बताया गया कि ये बहुत बड़ा इनोवेशन है, विश्व में कभी कभी नहीं हुआ है। तो वहां पे एक्चुअली एक सिविल इंजीनियर थे, उन साहब का मैं नाम भूल रहा हूं, च से था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक्चुअली जो आइस ग्लेशियर्स है वहां पे, ठीक है, जो हिमवाह है वहां पे लद्दाख के अंचल में, उसमें से उन्होंने एक टेक्निक निकाला जिससे कि पानी को आप खींच सकते हो। तो ओरिजिनल आइडिया उनका था, जिसके लिए बाय द वे 2015 में उनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। वो सरकारी डिपार्टमेंट के सिविल इंजीनियर हैं। उसी आइडिया को सोनम वांगचुक ने अपने इसमें लगाया। 2015 में नहीं, वो बहुत पहले किया था, 2015 में इनको पद्मश्री मिला था ये सिविल इंजीनियर साहब को। तो मतलब जिस चीज के लिए वो जाना जाता है वो भी एक्चुअली वो नहीं है, मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और कि आप लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिसको महात्मा बना रहे हो और जो बोल रहा है कि ये महात्मा है, उसका आपने क्या वेरिफिकेशन किया है, उसके जड़ों को आपने क्या खोदा है, थोड़ा पता किया है क्या, या आप उनके व्यवहार से और मधुर वाणी से इंप्रेस्ड हो गए और बह गए। क्योंकि हम भारतीयों का एक टेंडेंसी है, हम लोग हीरो ढूंढते रहते हैं, व्यक्ति पूजा, है ना, एक हीरो वर्शिपिंग का टेंडेंसी है। अम्बेडकर जी ने भी इसीलिए आगाह किया था कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। उनके सिद्धांतों को देखो ना, सिद्धांत अगर आपको पसंद आए उसको अपना लो। व्यक्ति का जो ये वर्शिप है ना, वो आप नहीं कर सकते हो। आप अगर आपको पूजा करनी है ना, तो हमारे डेटीज हैं, हमारे भगवान हैं, उनकी पूजा करिए, कोई भी व्यक्ति हो। एक चीज और, आपने कहा इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लिया हुआ, आईपीआर राइट्स नहीं लिए हुए हैं। जर्नल्स में भी तो पब्लिश होते हैं आईपीआर, चलो दैट्स यू नो एक पीयर रिव्यूड उनका कोई जर्नल आर्टिकल में छोड़ दिया है मैंने, आईपीआर नहीं क्लेम किया। जर्नल्स में कहाँ है, नेचर में कहाँ है, साइंस में कहाँ है, कौन सी इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में आपका इनोवेशंस के बारे में छपा हुआ है? मतलब ये फर्जी दुकान चला रहे थे, फर्जी डिग्री चला रहे थे, एफसीआरए से पैसा कमा रहे थे और चाइना और पाकिस्तान के नाम पर ही अपनी दुकान नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दूं, पूरी तरह फर्जी नहीं था, काम किया उसने, कुछ काम किया है उसने, पाठशाला चलाई है उसने, ये आइस्तूपा अवश्य बनाया है, ये सब ठीक है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो नहीं है, इसका क्रेडिट उसको नहीं दे सकते हैं। उसने कुछ काम किया है क्योंकि उसको सपोर्ट मिला हुआ था। आप अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, आपको गांधी बनना है, तो गांधी बनने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप सिर्फ एक वस्त्र पहनते हो, आप मधुर वाणी में बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप एक एनिमल फार्म बनाते हो, ठीक है। आपको आपका ऑरा और इमेज बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया था। फर्जी जो है वो ये है कि इसका उद्देश्य जो है वो फर्जी है। इसका उद्देश्य मनुष्य का भला करना नहीं है, इसका उद्देश्य पॉलिटिकल है। एंड ही इज सपोर्टेड बाय हिज मास्टर्स इन द फोर्ड फाउंडेशन एंड अदर सच ऑर्गेनाइजेशंस जो सीआईए के डिविजन्स हैं।
तो इसीलिए ये संदेहास्पद व्यक्ति है। और इसके ये जो है ना, जो अपने आप को इतना बड़ा प्रवर्तक, इतना बड़ा वैज्ञानिक बताता है, ये तो गलत बात है। किसी और का लिया हुआ आप उसका, आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरा है, पर आप चुप हो। जो लोग आपको कह रहे हैं वो सिर्फ आप मंद मंद मुस्काते हो, एक संत की तरह। यहां से एक इतना बड़ा छटा आपका निकल रहा है। तो ये जो है ना, इस बात से मुझे ऐतराज है। लेकिन मैंने आप लोगों को आज वो भी बता दिया कि ये जो प्रकरण है, बाय द वे, दिल्ली में वो जो मैंने डेफिनेशन दिया था जेंजी का, उसके हिसाब से कितने जेंजी के लोग हैं? 3.5 लाख। 3.5 लाख लोग दिल्ली के कौन से लोकसभा, या लोकसभा छोड़ी, विधानसभा के भी चुनाव में इफेक्ट कर देंगे? 3.5 लाख में सपोर्ट कितना कर रहे हैं, वो भी तो मैटर करता है। वही तो जो मतलब वही सोशल मीडिया से हम लोग बहुत वो हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीज बना देते हैं चीज को, बट चीज बड़ी नहीं है जी। तो अब अपने इनोवेशंस को लेके वो थोड़े दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं और वहीं पे अपने कोशिश करके अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करें। ड्रिप के साथ एक्सपेरिमेंट्स होंगे अब, क्योंकि कुछ दिनों तक तो ड्रिप ही चलेगी। ही कांट ईट अचानक से इफ ही हैज बीन फास्टिंग। अगर आप ज्यादा फास्ट रखते हो तो आप अचानक से खाना नहीं खा सकते हो, वॉमिटिंग आ जाती है। तो आपको पहले इनिशियली थोड़ा ग्लूकोज ड्रिप, धीरे धीरे करके फिर सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, सेमी सॉलिड फूड करके दिया जाता है। पहले लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड फूड, ये प्रोसेस रहता है। देखते हैं कितने दिन चलते हैं ये, बट मजेदार कहानी होने वाली है। अभी तो बहुत सारी बातें उगल कर आएंगी, क्योंकि जो बैठे हुए कुर्सी पे आके अनुराग कुमार, वो आईबी में थे 2 साल एंड ही हैज फुल फाइल। उनके स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ पीपल हैविंग करप्शन केसेस अगेंस्ट देम। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है ऑलरेडी। तो देखते हैं अनुराग जी क्या क्या उगलवाते हैं इनसे। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय भवानी।